हेलो माय डियर, आई एम हियर बट यू आर देयर। बात करते हैं आज के इतिहास की चैप्टर 10 की उपनिवेशवाद और देहात। तो ये पार्ट 2 होगा। हमने कल ये सब पढ़ा दिया था, है ना। प्लासी का युद्ध वगैरह सब बता दिया था। पार्ट 1 में देख लीजिएगा, 40-41 मिनट का पूरा इसमें वीडियो है। ठीक है, उठा लिया है ना, उठा लिया है। चलिए, तो यानी प्लासी का युद्ध हम देखते हैं 23 जून 1700 कितना हो 57 में। किसके किसके बीच में हुआ था बताइएगा। एक साइड में ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरे साइड में बंगाल का राजा, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। कोई दिक्कत है? 2-3 जून याद रखिएगा, गर्मी का महीना था, यानी 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गई, जीत गई। कोई दिक्कत है? इसके बाद में जो भी था प्लासी का युद्ध वगैरह सब बता दिए थे। कर व्यवस्था, अंग्रेज जो है 3 तरीका से टैक्स लिया करते थे। कई तरीका से? 3 तरीका से। एगो रैयतवारी व्यवस्था, पहला था इस्तेमारी बंदोबस्त था, इसको हम लोग परमानेंट सेटलमेंट कहेंगे, जमींदारी व्यवस्था कहेंगे। दूसरा था रैयतवारी, तीसरा महलवारी। यानी 3 तरीका का व्यवस्था था, 1, 2, 3। यानी टैक्स लेने का तीनों प्रणाली है, जिसमें हमने कल पहला प्रणाली बता दिया था, परमानेंट सेटलमेंट। इसमें था कि आपका खेत में खेती हो चाहे नहीं हो, आपको हर हाल में अंग्रेजों को क्या देना है? बोलो, टैक्स देना है। इसे बुआ फायदा किसको हुआ बताओ तो? इसके कंपनी को फायदा हुआ ना हो। किसान का शोषण हुआ, क्योंकि किसान अपने खेत में खेती नहीं कर रहे हैं, तभी भी इनको क्या देना है? कंपनी को एक निश्चित कर हमेशा मिलती थी। क्या उसको फिक्स हो गया कि चाहे किसान खेती करे चाहे नहीं करे, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो मेरा क्या मिल रहा है? टैक्स मिल रहा है। उसको निश्चित कर, निश्चित टैक्स मिल रही थी। कोई दिक्कत है? अब सुनिएगा, दूसरा नंबर रैयतवारी व्यवस्था आएगा, तीसरा महलवारी व्यवस्था आएगा ना, जिसमें कल हमने बता दिया था इस्तेमारी या स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। यह लागू कब हुआ था? 1793 में, याद रखना है। और कौन लागू किया था? गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी देखो, इस व्यवस्था को 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। यही है ना, जनरल गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस बोले थे कान के बाली से, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने बंगाल में क्या किया? इस व्यवस्था को लागू किया। और उस समय बंगाल का वर्तमान का जो बिहार है, वही वर्तमान का बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये सब का सब क्षेत्र किसमें आता था? ये सब बता दिए थे इसी पर, है ना। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है यही इस्तेमारी बंदोबस्त, जो परमानेंट सेटलमेंट जो कल बताए थे, यही सब उसके बारे में लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें इस्तेमारी बंदोबस्त में जमींदारों को लाभ हुआ था, क्योंकि आपको बताए थे कि एक जमींदार बहाल किया गया था ना। एक जैसे मान लो कि राम नाम का किसान है, राम खेती कर रहा है, मोहन, सोहन, गणेश, ये सब किसान है, खेती कर रहा है। एगो जो है उसमें व्यक्ति है जो जमींदार है, उसका नाम डब्लू है। डब्लू क्या है? जमींदार है। तो डब्लू राम, श्याम, मोहन, गणेश से क्या करेगा? टैक्स वसूल के लाएगा, ला करके रखेगा। इसके बाद वो डब्लू किसको टैक्स देगा? कंपनी को देगा। तो बीच में बिचौलिया का काम कौन करेगा? डब्लू करेगा। नहीं, डब्लू क्या है? वो जमींदार है। तो मालेमाल कौन होता था? जमींदार होता था, है ना। बिना कैले धैले पूरा मतलब नहीं होता था, उसको पैसा मिल जाता था, समझ रहे हो। तो ये चीज सबसे ज्यादा मतलब समस्या किसको आती थी? किसानों को आती थी, समझ रहे हो। और जबरदस्ती किसान से पैसा वसूला जाता था। और किसान जब पैसा नहीं देते थे, तो टैक्स जब नहीं देते थे, तो किसान पर क्या किया जाता था? बोलो, उनके खेत को गिरवी मतलब उनको नीलाम कर दिया जाता था। इसके बाद किसान का धीरे 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 खेत का हो गया, खत्म हो गया, चला गया। बात समझ में आ गया? आगे समझेंगे। इस्तेमारी बंदोबस्त से किसानों पर बहुत ही क्या पड़ा बाबू? बुरा प्रभाव पड़ा ना। किसानों को जमींदारों पर दया पर छोड़ दिया गया। किसानों को लिखा है कि किसानों को जमींदारी की दया पर छोड़ दिया गया। जमींदारी की दया समझते हो? किसान अब कहे कि जमींदार है, वही हमारा जो भी काम करेंगे वो करेंगे, लेकिन किस जमींदार क्या किया? धीरे धीरे इन लोगों को शोषित करते गया। ये सब टॉपिक थी जो कल हमने बता चुका था, ठीक है। एक बाद दूसरा टॉपिक कहाँ से पढ़ाना था? आइए,
ये वाला फिर इम्पोर्टेंट, 3 गो में से एक ना एक पूछता है। VVI टॉपिक के भी रैयतवारी, कौन वारी? देख बाबू, अब रैयतवारी का मतलब होगा रैयत बहाल किया जाएगा। कवन? काची करने के लिए? बोलो, तुम क्यों नहीं बोलता है भाई? टैक्स वसूलने के लिए क्या बहाल किया जाएगा? बोलो, रैयत। अब सुनिएगा, जैसा नाम होता है वैसा काम होता है ना। कौनो लड़का का नाम सरला होगा तो मोटा ताजा थोड़ी हुई हो, सरल हुई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि रैयतवारी व्यवस्था नहीं, रैयत का चीज रैयत। और इसमें रैयत शब्द का प्रयोग हम जानेंगे कि रैयत है क्या। सुनिएगा ध्यान से, इस व्यवस्था को 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारमहल जिले में सबसे पहले लागू किया गया। इंपॉर्टेंट है, लगा लेना है टिक। मतलब रैयतवारी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लगा? बोलो, मद्रास प्रेसिडेंसी के कौन महल? बारमहल जिला में सबसे पहले लागू किया गया। कोई दिक्कत है? पूछेगा रैयतवारी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? बोलो, मद्रास प्रेसिडेंसी के कौन सा जिला? बारमहल। कौन महल? बारमहल। कब लागू भइल? 1792 में। कोई दिक्कत है? अच्छा ये बताओ कि रैयतवारी व्यवस्था के पहले कौन व्यवस्था रहे? इस्तमरारी। कब लागू भई रहे? देखा नोट्स में, कब भई रहे? रैयतवारी व्यवस्था के पहले जो इस्तमरारी बंदोबस्त था, इसको परमानेंट अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, वो कब लागू हुआ था? 1793 में हुई है। ठीक बा। हाई कब बाटे? 1792। वो अलग प्रांत में है। हाई का है? अलग प्रांत में। 1 साल पहले, एक से पहले हाई लागू भइल बा। कहाँ भइल बाटे? कहाँ लागू हुआ था? ठीक है। 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारमहल जिला में लागू किया गया। इस व्यवस्था के प्रारंभ के बाद, यानी शुरू होने के बाद, संपूर्ण मद्रास में 1820 में कैप्टन मुनरो द्वारा प्रयोग किया गया और इसके अंतर्गत कंपनी और रैयत के बीच में सीधा संबंध हो गया। सुनो, लागू हो गया तुम्हारा 1792 लागू हो गया, चला। लेकिन पूरा रूप से नहीं होता है कि इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, भाई सब लगे लगा दिया जाए कि नहीं अब यही रूल चलेगा। समझ रहा हो ना? तो ये रूल चलेगा, इसको बढ़िया से लगा दिया जाए। एक कब जाकर के पूरा रूप से लागू हुआ? 1820 में। पूछेगा 1820 में किसने लगाया? कैप्टन मुनरो। देखो लिखल है, क्या लिखल है? 1820 में कौन लगाया? कैप्टन मुनरो द्वारा प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत कंपनी और रैयत के बीच में सीधा संबंध हो गया। देखो, कंपनी मतलब कंपनी, रैयत मतलब समझते हो? नहीं समझते हो? यही समझना है। देखो देखो समझो, कंपनी जो था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अपन आदमी बहाल किया। आदमी बहाल किया जो थोड़ा सा ठीक ठाक जो था, उसको बहाल किया कि सुनो, तुमको ना ये जितना ये सब क्षेत्र है, इस क्षेत्र से टैक्स वसूल कर लाकर हमें क्या करना है? देना है। तो जो आदमी बहाल किया जो टैक्स वसूलने के लिए, उसको ही हम रैयत कहते हैं। क्या कहते हैं? रैयत। बात बुझा गया? तो जो रैयत जो है वो टैक्स वसूल कर किसान से टैक्स वसूल कर कंपनी तक पहुंचाता था। इसीलिए इस व्यवस्था का नाम क्या पड़ गया? इस व्यवस्था का नाम पड़ा रैयतवारी व्यवस्था। कोई दिक्कत है? सुनिएगा, 1820 ईस्वी में कैप्टन मुंडो इसका प्रयोग किया और इसके अंदर कंपनी रैयत के बीच में सीधा संबंध था। यानी कंपनी और किसके बीच में? रैयत के बीच में सीधा संबंध हो गया। राजस्व के निर्धारण में जो टैक्स वसूला जाता था, इसके निर्धारण में लगान वसूलने में किसी जमींदार या बिचौलिया की भूमिका नहीं होती थी। यानी लगान वसूलने में कोई बिचौलिया, जैसे पहला था ना महलवारी व्यवस्था, था ना हो इस्तमरारी, तो इस्तमरारी जो व्यवस्था जिसमें परमानेंट सेटलमेंट, उसमें बिचौलिया जमींदार था ना हो। तो किसानों से जमींदार क्या करता था?
ज्यादा पैसा वसूल लेता था, इसके बाद में कंपनी को कम देता था, बीच में का वो अपने पैकेट में रखता था। लेकिन इस व्यवस्था में डायरेक्ट कंपनी के पास पैसा जाता था, क्योंकि कंपनी ही किसको बहाल किया था? रैयत को। किसको बहाल किया था? रैयत को डायरेक्ट कौन बहाल करेगा? कंपनी। तो ये रैयत किसान से, किसान जो है वो किसान से क्या करेगा? किसान से टैक्स वसूलेगा रैयत, और रैयत ले जाके सीधे किसको दे देगा? कंपनी को दे देगा। तो समझ रहा हूँ ना, डायरेक्ट किसान से संबंध जुड़ गया किसका? कंपनी का, है ना, क्योंकि कंपनी के ही आदमी कौन है? रैयत है। बात समझ में आ गया? तो यही यहाँ पर लिखा है, इसके अंतर्गत कंपनी तथा रैयत के बीच सीधा संबंध जुड़ गया, क्योंकि ये रैयत को बहाल किया है कंपनी, या कंपनी और रैयत किसे टैक्स वसूल रहा है? किसानों से। राजस्व के निर्धारण में लगान वसूलने में किसी जमींदार या बिचौलिया की भूमिका नहीं रही। कैप्टन रीड और मुंडो द्वारा प्रत्येक किसान को भूमि का स्वामी माना गया। कैप्टन रीड और मुंडो जो अधिकारी थे, कहे कि नहीं, जो किसान है, जो खेती कर रहा है, जिसका जमीन है, वो खुद अपने जमीन का क्या है? खुद अपने जमीन का वो क्या है? मालिक है। बात समझ रहा हो ना? ये चीज कहा गया, आगे सुनिएगा। हाँ, कैप्टन रीड अलग है और मुनरो अलग है, दोनों अधिकारी है। समझ रहे हो? कैप्टन रीड अलग अधिकारी है और मुनरो क्या है? अलग अधिकारी है। ठीक है, दोनों कंपनी के अधिकारी। देखो लिखा है कि वह राजस्व सीधे कंपनी को देना। कौन? किसान सीधे क्या देगा? कंपनी को, जो उसे अपने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था, और कर न चुकाने पर उसे भूमि देना पड़ता था। यानी लोगों का, जो किसान का जमीन है, वो जमीन का वो मालिक रहेगा, उसको जमीन से वंचित करने का मतलब होता है हटाना। उसको हटाया नहीं जाएगा, लेकिन किस कंडीशन में हटाया जाएगा? जब वो टैक्स नहीं देगा। जब जमीन का, आज भी जमीन का टैक्स दियाता है, जो रसीद, नाम सुने हो सब ना कि रसीद कटता है जमीन का, तो सोचे हो कि जो रसीदवा कटता है वो क्या है? टैक्स ना हम लोग भरते हैं। जो रसीद कटता है जमीन का, घर का भी कटता है, जमीन का कटता है, चाहे आपका दियारा में जमीन क्यों ना हो, सबका रसीद कटता है। तो जो रसीद कटता है आज भी, वो हम लोग टैक्स देते हैं सरकार को। ठीक है, तो उसी तरीका का जो पहले टैक्स नहीं देता था, उसको क्या किया जाता था? उसका जमीन को नीलाम कर दी जाती थी। समझ रहा ना? है वंचित करना मतलब हटा देना, है ना? तुम्हारा अधिकार से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। देखो, यह व्यवस्था की अवधि समाप्त होने पर लगान निर्धारण फिर से होता था। देखो, इस व्यवस्था की अवधि समाप्त होने पर लगान का निर्धारण फिर से। देखो ये क्या मतलब समझिए। ये नहीं कि इस व्यवस्था में हम क्या किए हैं कि पूरे जिंदगी भर के लिए आपका टैक्स जो है फिक्स रखे हैं, नहीं। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 महीना, 1 साल के लिए व्यवस्था रहेगा, रहेगा ना, कि आपको इतना दिन के लिए हम क्या किए हैं? बहाल किए हैं। इतना दिन के बाद, इतना दिन के बाद आपका ये जमीन का जो टुकड़ा है, इसका पूरा हिसाब किताब क्लियर हो गया, आप टैक्स दे दिए, आपका 2 साल एग्रीमेंट पूरा हो गया, तो अब फिर से टैक्स लगेगा। अब हो सकता है कि जो कैप्टन होगा उसके आधार पर डिपेंड करेगा कि नहीं, पहले हम 10% लगाए थे, अभी इस खेत में खूब ज्यादा जमींदारी, मतलब खूब ज्यादा पैदावार होती है, तो हम 12% लगा सकते हैं। कम पैदावार होता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, 8% कर देगा। बात समझ रहा हो ना, कि एक समय अवधि के बाद में इस टैक्स की जो राशि थी उसको क्या किया जाता था? घटाया और बढ़ाया जाता था। बात समझ में आया? यही चीज है। तो वही ना लिखा है, देखो, कि इस व्यवस्था की अवधि समाप्त होने पर, अवधि मतलब समय का भइल, समाप्त भइला के बाद लगान निर्धारण फिर से होता था। लगान निर्धारण का मतलब हुआ टैक्स का निर्धारण फिर से होगा कि कितना % टैक्स अब लगेगा, और फिर से निर्धारण होगा। बात बुझा गए? समय सीमा समाप्त भइला के बाद। परंतु व्यवहारिक रूप से देखने पर ये पता चला कि राजस्व के आकलन का आधार अनुमान था। मतलब कितना टैक्स दिया जाएगा, वो एक अनुमान था। क्या था? अनुमान। अनुमान के आधार पर आकलन किया था। आकलन समझते हो ना? मतलब मोटा मोटी
अरे मोटा मोटी अच्छा है 5 बीघा, चलो इतना जमीन बा, हाँ इसमें लगभग इतना पैदावार होता होगा, चलो इसका इतना परसेंट इतना होगा, चलो इतना तुमको टैक्स देना है, किसान कहेगा ठीक है। मतलब इस व्यवस्था में मोटा मोटी तरीका से, मोटा मोटी समझ रहा ना, अंदाज पर आकलन किया जाता था कि इतना टैक्स देना होगा। ठीक है। उपज के कम आने पर बढ़ी हुई राजस्व की रकम की मांग के कारण कभी कभी किसान को लगान अदा करने में मुश्किल होती थी। मान लो कि अनुमान लगा लिया गया कि खेत में इतना फसल उपजेगा, 1 बीघा जमीन है, अनुमान लगा लिए कि 1 बीघा जमीन में 5 क्विंटल गेहूं होगा, लेकिन पता चला कि उस समय 5 क्विंटल नहीं हुआ, 2 ही क्विंटल या 3 क्विंटल गेहूं होगा। तो अनुमान लगा दिया गया है कि 5 क्विंटल गेहूं होगा, तो उसमें से 1 क्विंटल क्या करना है, टैक्स में दे देना है। अब मान लो बुआ 2 क्विंटल 3 क्विंटल हुआ, तो वो तो जो टैक्स का निर्धारण किया गया है कि आपको 1 क्विंटल दे देना है कंपनी को, तो वो तो किसान को देना पड़ेगा, लेकिन बेचारा का 2 ही 3 क्विंटल हुआ है अनाज, समझ रहा हो, तो इसमें भी किसानों को ही नुकसान होती थी। बात बुझा है? लिखा है ना कि अनुमान उपज के कम होने पर किसान के राजस्व रकम की मांग के कारण कभी कभी किसानों को क्या होना पड़ता था, लगान अदा करने में, यानी लगान चुकाने में मुश्किल होता था। भाई खेत में से पैदावार ही नहीं हुआ है और हमको लगान देना है, तो जब पैदावार नहीं हुआ लगान देंगे तो बहुत दिक्कत समस्या तकलीफ है कि नहीं है ना, वही चीज है। यह व्यवस्था 30 वर्ष तक चलती थी। कितना बरस, कितना 30 वर्ष तक चली, यानी 1820 में इसे उन क्षेत्रों में लागू किया गया जहां कोई भू सर्वेक्षण नहीं हुआ है। भू सर्वेक्षण का मतलब भू का, जमीन का सर्वे, एगो आप नाम सुनो ही, एगो सर्वे जमीन होता है, एगो अनसर्वेड होता है। ऐसा ही सब टाउन क्षेत्र वाला होगा, इसका सब मतलब खेसरा नंबर, खाता नंबर, खतियान नंबर सब होगा, लेकिन दियरा वाला क्षेत्र का कहीं कहीं का जमीन है वो अनसर्वेड है। क्या है, अनसर्वेड है। अनसर्वे है जमीन, तो वहां पर खाता नंबर, प्लॉट नंबर कुछ नहीं होता। अच्छा हई गांव है, चलो वो गांव में तुम्हारा कितना कट्ठा जमीन है, 5 कट्ठा, तो 5 कट्ठा के पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, उसके आधार पर मतलब वो चौहद्दी बना करके आपका जमीन आप लिखवा सकते हैं। जहिया सर्वे होगा उस दिन आपको खाता नंबर, खेसरा नंबर दिया जाएगा। तो वही जो जमीन बउआ होता है ना, जो कि अनसर्वेड होता है, जना के खाता नंबर, खेसरा नंबर नहीं है, उस जमीन में यह व्यवस्था लागू थी। कौन व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। बात समझ रहा हो ना। खुद जो है कंपनी का जो आदमी था वो जाता था और जा करके वहां से टैक्स असूल कर लेकर के आता था कि आप यहाँ खेती किए हो तो इतना हमें टैक्स दे दो। बात समझ में आ गया, यही चीज थी। ठीक है। सन 1819 से लेकर 1927 ईस्वी तक मुंबई का गवर्नर था जिसका नाम था एल्फिंस्टन। क्या था, एल्फिंस्टन। उन्होंने 1818 में पेशवा के राज्यों को अपने अधीन कर लिया। पेशवा का नाम से ना बाजीराव द्वितीय वही का था। इसके बाद उन्होंने वहां रैयतवाड़ी बंदोबस्त लगा दिया। पहले रैयतवाड़ी नहीं थी, लेकिन बाद में वो अपने अधीन कर लेगा। अधीन करने के बाद वहां भी क्या कर लेगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था लगा देगा। बम्बई का दक्कन क्षेत्र है, बम्बई के दक्कन क्षेत्र में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में लगा था। 1820 का दशक होगा, 1820 से लेकर 1800 कितना तक बोलो, 30 नहीं 29, 20 से 29 जोड़ोगे 10 साल हो जाएगा, है ना। दशक का मतलब कै साल, 10 साल होता है। शतक का मतलब 100 साल। ठीक है, यही चीज था। अब है महलवाड़ी व्यवस्था। कौन व्यवस्था है, महलवाड़ी। महलवाड़ी व्यवस्था, महाल जो है इसमें बहाल किया जाएगा। उसमें था देखो रैयत बहाल किया जाएगा, इसीलिए उसका नाम पड़ा रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें क्या बहाल किया जाएगा, महाल। महाल बहाल करने के कारण इसका नाम क्या पड़ेगा, महलवाड़ी व्यवस्था। देखो ये कब लागू भइल, ई बाबू जब समाप्त भइल, लेकर आबादी 33 में लागू भइल 1800। इस व्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा 1800 कितना में 33 में लागू किया गया। इसे भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में लागू कर ले। कौन कौन, उत्तर पश्चिम, बानू है ना हमने के क्षेत्र, ये उत्तर है और क्या है, पश्चिम है ना। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र पंजाब वगैरह हरियाणा होने से टोटल धैले उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र में हो गया, लागू किया गया। गांव के मुखिया को लंबरदार कहा जाता था, जिसका काम गांव से लगान वसूल कर कंपनी को दे दिया। गांव का जो हट्ठा कट्ठा व्यक्ति है, जो मुखिया है,
उसको लंबादार या लठैयादार कहा जाता था। क्या कहता है? लठैयादार। लठैयादार समझते हो? जो लाठी लेकर चले, जो अगर नहीं टैक्स दे उसको लाठी मार मार कर टैक्स वसूले कि नहीं तुम्हें क्या करना है, किसी न किसी हाल में टैक्स देना है। बात समझ रहे हो? तो यही इस व्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा 1833 में लागू किया गया और इसे भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में क्या किया गया, लागू किया गया, है ना। गांव के मुखिया को लंबरदार, कचे लंबरदार कहा जाता था, जिसका काम क्या था, गांव से लगान वसूल कर कंपनी को देना होता था। गांव से क्या करना है, लगान वसूलना है। गांव से लगान वसूल कर किसको देना है, कंपनी को देना है। ठीक है, जिसका काम जो होता था गांव से लगान वसूल कर कंपनी को देना होता था। गांव को महाल कहे जाने के कारण इस व्यवस्था का नाम महालवारी व्यवस्था पड़ा। बोलो किसको महाल कहा जाता था, गांव। एगो गांव से जो टैक्स लिया जाता था उस गांव को महाल कहा जाता था। तो गांव को महाल कहे जाने के कारण इस व्यवस्था का नाम क्या पड़ा, महालवारी व्यवस्था पड़ा। क्या पड़ा, महालवारी व्यवस्था। समझ गए? राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दी गई। अब इसका जिम्मा किसको दिया गया हो, गांव के मुखिया को, है ना, क्योंकि गांव को महाल कहा गया और गांव के मुखिया जो है इसमें पूरा वो काम करता था। इस व्यवस्था को महालवारी व्यवस्था का नाम दिया गया, तो बता ही दिए हैं। ठीक है, देखो राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे। लिखा है कि राजस्व की राशि जो टैक्स है ना, क्या है, टैक्स है, तो टैक्स के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे, क्यों भूल करते थे, गलतियां क्यों करते थे। देखो शुरू में कुछ वर्षों तक ये व्यवस्था ठीक तरीका से चली थी, महालवारी व्यवस्था, समझ रहे हो ना। और धीरे धीरे इस व्यवस्था में समस्या उत्पन्न होने लगा। क्या समस्या उत्पन्न होने लगा, है ना, देखो समस्या उत्पन्न होने लगी और जमींदार एवं किसान दोनों का शोषण ऐसा होने लगा कि अनेकों कारण थे। देखो भाई कैसा कारण, जमींदारों की लापरवाही, जमींदार लापरवाह हो गए, नहीं छोड़ो हो गांव में बाद में हम वसूल लेंगे। तो जब बाबू पैदावार होता है उस समय जब किसान के पास पैसा आता है ना, बाद में धीरे धीरे जब पैसा खत्म हो जाएगा तो टैक्स दे पाएगा क्या, नहीं ना दे पाएगा। तो यही सब समस्या आ गया। इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू होने के बाद लंबे समय तक जमींदारों को इसे गंभीर रूप से क्या होता था, गंभीर रूप से नहीं लिया, मतलब ना समझे, मतलब लंबा समय तक पैसा नहीं लिया। एक के बार कहेगा 5 साल का टैक्स दो, अब बताओ जमींदार 5 साल का टैक्स मांगने जाएगा तो किसान के पास उतना होगा तब न देगा। यही सब समस्या आ गई। ठीक है, एक बार देखिएगा, है ना, जिस वजह से सुनो, जब एक बार जब वो टैक्स वसूलने जाएगा तो इस वजह से भाई क्या होगा, देखिएगा, जिस वजह से जमींदार पर बकाया राजस्व बढ़ता गया। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हो बढ़ेगा ना। तो वही बकाया राजस्व बढ़ता गया और एक समय बाद उनके लिए एक राजस्व चुकाना लगभग नामुमकिन हो गया, है ना। नाम कहा कि नहीं हमें टैक्स को नहीं चुका, हाँ, नामुमकिन का मतलब मुश्किल, बहुत कठिनाई हो गया, समस्या, दिक्कत, तकलीफ आ गया। समझ गया ना, ये क्वेश्चन पूछता है। अब देखो, अब इसके बाद जमींदार थे वो क्या मांगने लगे हो, राजस्व ज्यादा मांगते थे, कम मांगते थे, बहुत ज्यादा राजस्व की मांग करते थे, बहुत ज्यादा टैक्स मांगते थे। समझ रहे हो, शुरुआती व्यवस्था में राजस्व मांग बहुत ज्यादा अधिक थी और यानी कि जमींदारों को बहुत ज्यादा, है ना, कर अंग्रेजी शासन को चुकाना होता था, अंग्रेजी शासन को बहुत ज्यादा टैक्स देना होता था। इतना कर वह किसानों से वसूल कर पाते थे जिस वजह से बकाया कर की राशि बढ़ती गई धीरे धीरे, यानी किसानों से जब ज्यादा वसूलेंगे, किसान जब नहीं देगा तो कहेगा ठीक है मालिक इतना ले लीजिए, अगला साल हम और दे देंगे। तो धीरे धीरे किसान के पास बढ़ता जाएगा बकाया कर। वही फसलों की धीरे धीरे कम कीमत होते गया। किसान जो है मर के खेती करता था लेकिन उसकी फसल का कीमत क्या लगाया जाता था, कम। तब फसल का कीमत कम लगाया गया। जिस दौर में इस व्यवस्था को लागू किया गया उस दौर में फसलों की कीमत बहुत क्या थी, कम थी। समझ रहा ना, जिस वजह से इतनी ऊंची मात्रा में कर चुका पाना किसानों के लिए बस की बात नहीं थी, इनके बस की बात नहीं थी और किसान से कर एकत्रित न कर पाते थे। न कर पाने के कारण जमींदार भी सरकार को कर नहीं दे पा रहे थे। यानी जमींदार को मिलेगा टैक्स तब न देगा, तो जमींदार को टैक्स मिलिए नहीं रहा है तो जमींदार अब कहाँ से देगा। समझ रहे हो,
ये सब समस्या आ गया, है ना। असमान व्यवस्था, जो कर की व्यवस्था थी बाबू असमान थी। असमान समझते हो ना, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, है ना। किसी किसान पर ज्यादा लगा था, किसी पर कम लगा था, कहीं के जमीन पर ज्यादा टैक्स लगा था, कहीं के जमीन पर कम लगा था, ठीक है। तो कर की व्यवस्था जो थी असमान थी। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, निश्चित कर को सही समय पर चुकाना होता था। चाहे दहाड़ आए तो, चाहे सुखाड़ आए तो, समझ रहे हो, उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। आपके ऊपर जब समय लगाया गया है कि आप जो है मार्च में अप्रैल में गेहूं का जब कटाई होगा उस समय टैक्स देना है। नवंबर दिसंबर में जब धान की कटाई होगा उस समय आपको टैक्स देना है। चाहे आपका फसल दहे चाहे फसल सूखे, उससे कोई मतलब नहीं हो, कोई भी परिस्थिति आए आपको हर हाल में क्या देना है, टैक्स देना है। ये सब व्यवस्थाएं थी। कई बार अच्छी फसल ना होने के कारण किसान जमींदार को कर नहीं दे पाते थे, समझ रहे हो ना। और परंतु जमींदारों को इस स्थिति में कोई छूट नहीं दी गई। चाहे आप कुछ भी हो, आप जो है हर हाल में टैक्स दीजिएगा। मर के दो चाहे जी के दो, लेकिन हर हाल में दो। ऐसा व्यवस्था था, जो कि सबसे गड़बड़ व्यवस्था था कि नहीं भाई। अब एक बाद देखो सूर्यास्त विधि, ये बड़ी खतरनाक विधि है। लगा दिया गया कि इस बच्चा को आज 15 तारीख को टैक्स दे देना है। क्या तारीख को? 15 तारीख को। आज 15 तारीख के अगर सूरज डूब गया, जैसे ही सूर्य हुआ, इसका टैक्स का रकम सीधे डबल ट्रिपल कर दिया जाएगा। समझ रहे हो, इसे ही मर करके अपन खून बेच कर टैक्स देगा, लेकिन देना होगा, है ना। देखो सूर्यास्त विधि क्या है, इस सुनिएगा, इस विधि के अनुसार यदि जमींदार निश्चित तिथि में जो तिथि लगा दी है, जैसे आज 29 तारीख है कि 30 है, आज 30 है तो लास्ट आज 30 तक जमा करना है पैसा, तो लगा दिया गया इस विधि में। तो सूर्यास्त होने तक अपना राजस्व नहीं अगर चुका पाते थे तो फिर कर की कीमत दोगुनी कर दी जाती थी। कोई परिस्थिति में जमींदार को संपत्ति को नीलाम भी कर दिया जाता था। जैसे आज शाम तक आपने टैक्स नहीं चुकाया, आज 30 तारीख तक लास्ट डेट था, आपने नहीं दिया अपना टैक्स, तो आपका जमीन को कल से अगर 500 रुपया अगर टैक्स आया था तो उसको कल 31 तारीख को 1000 हो जाएगा। या कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कहेगा कि नहीं ये नहीं चुका पा रहा है टैक्स, तुम्हारा जमीन से तुम हाथ धो, इसके जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा, कह दिया जाएगा जमीन को हम बेच देते हैं, और उस किसान से उस जमीन को क्या किया जाता था, छीन लिया जाता था। ऐसी व्यवस्था थी। तो जब आप बेच नहीं, जब आपका नीलाम हो गया था, फिर कहाँ से, जब नीलाम हो गया, जब तुम्हारा जमीन पूरा चल गया, तो टैक्से के वजह से न गया है काची, नहीं, जो बाकी था ना, जैसे मान लो कि तुम्हारे ऊपर 500 रुपया टैक्स आया था, ठीक है, 500 रुपया आप टैक्स आधा नहीं कर पाए, नहीं चुका पाए, तो आपका जमीन को क्या किया गया। अरे भाई अभी देखो, अभी अगर हम लोग चाहे जो भी लोग लेते हैं, वो गाड़ी लेते हैं ना, वो EMI पर, लोन पर, तो वही तरीका था। जब लोन के जब राशि नहीं चुकाते हो तो तुम्हारा क्या होता है, वो फोन बंद कर देगा, या बाइक वगैरह है या ट्रैक्टर वगैरह है तो उसको उठा कर ले जाएगा, ले जाता है ना। तो ले गया तो फिर अब जो आपका बाकी है वो आपसे थोड़ी मांगा जाता है, आपका तो पूरा संपत्ति लेके चला गया, समझ रहे हो। अब वही नीलामी वाला गाड़ी बेचेगा, और बेच कर वो अपन टैक्स का जो पैसा है, समझ रहे हो, वो अपन भरपाया करेगा। जितना आपने चलाया, जितना आप उसको पैसा दिए, वो सब आपका डूब गया, समझ रहे हो ना। तो वही चीज होती थी। आप जब तक खेती किया अपना खेत में, जब तक टैक्स दिए कंपनी को, तब तक आपका जमीन रहा। और जब आप टैक्स जो है अब नहीं दिए, जब आपके ऊपर टैक्स का इतना हिस्सा आ गया कि इतना आपको टैक्स देना है, अगर आप नहीं दे रहे हैं टैक्स, तो क्या होगा, जमीन को नीलाम हो गया। बात बुझा गया, यही सब चीज था। सूर्यास्त विधि समझ गए, बुझा गया। सूर्यास्त विधि में होता था कि जिस दिन अगर
टैक्स की राशि का दिन तय किया गया कि इस दिन आपको क्या करना है, टैक्स की राशि देनी है। अगर उस दिन आप उस टैक्स की राशि को अगर नहीं दीजिएगा तो नहीं देने के बाद उस दिन अगर शाम होगा तो अगले दिन आपके जमीन को क्या तो नीलाम कर दिया जाएगा, नहीं तो आपके टैक्स को क्या कर दिया जाएगा, दोगुना कर दिया जाएगा। इसलिए मजबूरी में लोग क्या करते थे, जमीन को क्या करते थे, नीलाम नहीं, जमीन का टैक्स जो है वो अदा करते थे, मर के चाहे जी कर के हुआ देते थे। बात समझ में आ गया। तो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे जमींदारों की शक्तियों का नियंत्रण। ठीक है, तो अगले बार में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इतना तक आप लोग को बना कर लाना है। धन्यवाद।